एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि जीएसटीआर 1 को किस तरीके से फाइल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। देखिए, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 1 किसके लिए फाइल की जाती है? जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं सेल के बिल्स के लिए। आपने किसी भी तरीके की सेल की हो, चाहे आपने B2B सेल की हो, B2C सेल की हो, एक्सपोर्ट किया हो, नील रेटेड सेल की हो, एग्जम्प्ट सेल की हो, नॉन जीएसटी सप्लाई की हो, कुछ भी सप्लाई आपने की हो तो वो आपको कहाँ दिखानी है? जीएसटीआर 1 के अंदर दिखानी है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कुछ भी सप्लाई कर दिया हो आपने, वो सब कुछ जीएसटीआर 1 में दिखाना जरूरी है। देखिए, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे दो तरीके के लोग मिलेंगे। जीएसटी रिटर्न के अंदर आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक तो होगा B2B और एक होगा B2C। ये दो तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको जीएसटी में मिलते हैं। ठीक है, R1 को भी एक बार साइड में रख दो। सिंपली सोचो कि किस किस तरीके के इसमें आपको पर्सन मिल सकते हैं। एक तो वो जो कि जीएसटी होल्डर है। ठीक है, जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको दो तरीके के वहां पे पर्सन देखने को मिलेंगे। वन, हु इज अ जीएसटी होल्डर, जो कि जीएसटी होल्डर है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, रजिस्ट्रेशन है जिसके पास जीएसटी का, उसे हम क्या बोलेंगे? बी, यानी जीएसटी रजिस्टर्ड, उसको हम बोलेंगे B2B। अगर दोनों ही पार्टी रजिस्टर्ड है तो हम ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे? B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही हैं और दोनों की दोनों पार्टी जीएसटी होल्डर है तो उस ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे B2B ट्रांजेक्शन। But if there is a person who has not registered under GST, जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसे हम क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उसके लिए क्या, जो अल्फाबेट है उसको, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सी अल्फाबेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनरजिस्टर्ड को, यानी कि कंज्यूमर को। आपने किसको बेचा? कंज्यूमर को। तो अगर ट्रांजैक्शन के साथ में B2C लिखा है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर हो गई मेरी बात? जैसे आप यहाँ पे टेबल देखेंगे तो टेबल में ये जो फर्स्ट टेबल आ रही है, देखो पहले टेबल्स को समझना सीखो। टेबल्स आपको बोल क्या रही है, मैं आपको भरनी सिखाऊंगी जीएसटीआर 1, बट पहले इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो। जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को क्लियर कर लो। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? B2B ट्रांजेक्शन। B2B ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से अनदर रजिस्टर्ड पर्सन के पास ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको हम बोलेंगे B2B ट्रांजैक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर यहां पे लिखा है B2C ट्रांजैक्शन, तो B2C का मतलब क्या है? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन माल किसको दे रहा है? अनरजिस्टर्ड को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब आप कहोगे अच्छा मैम, तो इसमें यूं भी होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है आपने मैम रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ले लिया, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड ले लिया, तो अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, और साथ ही साथ मैडम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस और नो, प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, यस और नो। नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता। देखो, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ जीएसटीआर 1 में? अगर अनरजिस्टर्ड ही अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो R1 कहां से फाइल होगी? R1 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। R1 कौन फाइल करता है? सेलर। जीएसटीआर 1 ध्यान रखिए, फाइल कौन करेगा? जीएसटीआर 1 फाइल करेगा हमेशा सेलर, जो कि माल बेच रहा है। यहाँ पे बेचने वाला कौन है? अनरजिस्टर्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन में बेचने वाला कौन है? अनरजिस्टर्ड। जब बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो R1 का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि R1 कब भरी जाएगी? जब पर्सन रजिस्टर्ड है, तभी वो जीएसटी में जब रजिस्टर्ड होगा तो अपनी मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा कि उसने क्या क्या चीजों को सप्लाई कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है। देखो, अगर आप लोगों को ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी आदत है कभी भी कुछ भी टॉपिक करवाना हो तो उसको रूट से पकड़ने का, बिल्कुल बेसिक से करवाने का,
ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक GSTR1 सिखाऊंगी, अपनी एक सिंगल वीडियो में सिखाऊंगी, बशर्ते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले टेबल नंबर 4 पे। टेबल नंबर 4 क्या बोलती है, अब आ जाओ अपने टेबल नंबर 4 पे, यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लू जो आपके पास एरिया है, यहाँ पे कर्सर को ला करके छोड़ दिया। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो ब्लैक कलर की जो पट्टी आ रही है इस पे क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने अभी बताया B2B मतलब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा, B2B मतलब आपने किसको सामान बेचा, रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा, इंक्लूडिंग UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ ऐसे होल्डर्स होते हैं जैसे कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिनको हम GST ना देने की बजाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने टेम्परेरी रूप से GST रजिस्ट्रेशन लिया हो उसको हम UIN दे देते हैं। तो अगर हमने UIN होल्डर्स को सेल किया या फिर हमने GST में रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया तो यहाँ पे उसकी टर्नओवर दिखाई जाएगी। क्लिक करते हैं गाइज हम लोग इस पे। जैसे ही आप लोग टेबल नंबर 4 पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा, आपने यहाँ से ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने टेबल नंबर 4 को क्लिक किया, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक किया, ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं कि रिसिपिएंट का GST नंबर बताओ। देखो आप सप्लाई किसकी कर रहे हो, बिल किसके एंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली B2B के, क्योंकि टेबल नंबर 4 कह रही थी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सेल होगी वो आपको यहाँ दिखानी है। अब अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, भले ही GST में या एज अ UIN के तौर पे वो रजिस्टर्ड है, उसके पास GST नंबर होगा, अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे रिसिपिएंट का GST नंबर। जैसे ही आपने रिसिपिएंट का GST नंबर एंटर कर दिया, आप टैब के ऊपर क्लिक करना, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रिसिपिएंट का नाम वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने आप आ जाएगी, नाम ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। देन आपको यहाँ पे एंटर करना है जी इनवॉइस नंबर। जो इनवॉइस नंबर आपने इशू किया है, आप सप्लायर हो, इनवॉइस तो दोगे ना सामने वाली पार्टी को, तो जो उस बिल का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना, जो डेट है डेट यहाँ पे एंटर कर देना। अब इनवॉइस वैल्यू क्या है, दैट मे बी द क्वेश्चन। हो सकता है आप लोगों को पता हो पहले से कि इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, सप्लायर मैंने S ले लिया और परचेजर मैंने P ले लिया। सप्लायर S ने P को माल बेचा 1 लाख रुपए का। कितने का माल बेचा, 1 लाख रुपए का। वो 1 लाख का जो सामान है उसके ऊपर 18% तो लग गया GST, उसके ऊपर 18% लग गया GST। कितना GST आ गया जी, 18,000। GST कितना आ गया, 18,000। तो 1 लाख आपकी हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू, 18,000 आपका हो जाएगा GST, 18,000 क्या हो जाएगा GST। और इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 1,18,000। यानी कि इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस में GST अमाउंट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें पता है क्या है, GST भी 2 तरीके से लगता है। अगर आपने सामान बेचा विद इन स्टेट, जैसे हरियाणा का पर्सन है, वो हरियाणा के पर्सन को ही सामान बेच रहा है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा का ही है, तो टैक्स 2 तरीके से लगेगा। 2 टैक्स लगेंगे आपके पास, CGST और SGST। बट अगर एक पर्सन हरियाणा का है और दूसरा पर्सन दिल्ली का है, दूसरा पर्सन दिल्ली का है, तो आपके पास यहाँ पे एक सिंगल टैक्स लगेगा IGST। तो आप बोलोगे मैम फायदा तो IGST में नहीं, दोनों ही सेम है। क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसी गुड्स है जिसके ऊपर 18% GST लगता है, जैसे यहाँ पे कितना GST लगा था, 18%, 18%, तो यहाँ पे CGST कितना लग जाएगा, उसका हाफ, 9%, 9%, और IGST कंप्लीट लगेगा 18%। फिर से सुनो, अगर हरियाणा टू हरियाणा माल बेचा तो 2 टैक्सेस लगेंगे, CGST और SGST, दोनों को रेट का हाफ हाफ कर देना यहाँ पे। लेकिन अगर अलग स्टेट में माल बिका, किसी और स्टेट में माल आपने सप्लाई किया, तो आपके पास क्या एप्लीकेबल होगा, इस केस में आप लोगों के पास IGST एप्लीकेबल होगा, राइट। और IGST सेम रेट से एप्लीकेबल होगा, कंप्लीट लगेगा, यहाँ पे 18% लगेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो यानी कि अगर हरियाणा टू दिल्ली की सप्लाई होती तो मैं कहां दिखाऊंगी, IGST में। हरियाणा टू हरियाणा की सप्लाई होगी, मैं कहां दिखाऊंगी, CGST SGST में। समझ में आई आप लोगों को, ठीक है मैम। तो अगर यहाँ पे 1 लाख का माल दिया जाता
तो सबसे पहले CGST लगता 9,000, SGST लगता 9,000 और इनवॉइस वैल्यू कितनी आ जाती 18,000। राइट एवरीवन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि अदर स्टेट में पीओएस क्या है, पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे आप माल सप्लाई कर रहे हो, पीओएस कहाँ है, दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली। दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में माल बेचा आईजीएसटी आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, कम ऑन। अगर डिफरेंट स्टेट्स में माल बेचा तो आईजीएसटी आएगा, सेम स्टेट में माल बेचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। और आईजीएसटी कंप्लीट रेट के साथ लगेगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इज ₹1,00,000। आईजीएसटी की अमाउंट कितनी आ जाएगी 18,000, क्योंकि इसका 18% निकलेगा ना। तो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल आएगी 1,18,000। बात क्लियर हो गई सभी को, समझ में आ गया? ठीक है जी, आ जाते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पर अब ध्यान से देखना, टेबल नंबर 4 में मैंने यहाँ पे डाला है जीएसटी नंबर हरियाणा का। देखो 06 आ रहा है आपके पास पहले, तो इसका मतलब ये जीएसटी नंबर हरियाणा का है। और हरियाणा का जीएसटी नंबर डालते ही यहाँ आपके पास दो टेबल्स ओपन हुई, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दिख रहा है आपको, दो टेबल्स ओपन हुई, कौन कौन सी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर डाल देती किसी और स्टेट का, तो यहाँ पे आईजीएसटी ओपन हो जाता। देखो सबसे पहले समझ लो यहाँ पे डालना क्या, फिर मैं आपको आईजीएसटी वाली टेबल भी एक ओपन करके बताऊंगी, उसका बिल भी डाल के बताऊंगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका बिल नंबर है XYZ, मैं कुछ भी रेंडमली यहाँ पे बिल नंबर डाल रही हूँ 25, और इनवॉइस की डेट यहाँ पे मैंने डाल दी 8 मई। इनवॉइस की वैल्यू आ गई 1,18,000 और पीओएस हरियाणा ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया कोड नंबर से। देन आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। यहाँ पे आपकी क्या आएगी, इनवॉइस वैल्यू, यहाँ आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। देखो ऑटोमेटिकली इसने 18% रेट है, 9% इसने ले लिया सीजीएसटी में, 9% इसने ले लिया एसजीएसटी में। ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया डाटा। यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे ये बिल आप लोगों के पास सेव हो जाएगा। अब अगर आपने इसी पार्टी का अनदर बिल डालना है तो जीएसटी नंबर इसका सेव है, आप डाल सकते हो। यानी एक पार्टी के दोबारा बिल डालने तो अगेन जीएसटी नंबर नहीं डालना पड़ता। अदरवाइज बैक के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ से अगेन ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं। एक हम आईजीएसटी वाला बिल डाल करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो जीएसटी नंबर डाला वो कहाँ का डाला, हरियाणा से बाहर का। तो हरियाणा से किसी अलग जगह पे पीओएस आ रहा है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग जगह पे है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने जो ये उठाया, ये क्या उठा लिया, इंटीग्रेटेड टैक्स। ये ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी की बजाय यहाँ पे आईजीएसटी का ऑप्शन एनेबल कर देगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनवॉइस नंबर डालना है। सेम तरीके से इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, इनवॉइस की डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, इनवॉइस वैल्यू आप यहाँ पे डालिए। मैं यहाँ पे लेकर के चल रही हूँ कि 2 लाख का बिल है, ठीक है, और जो 18% जीएसटी है। अब देखिए टोटल इसने अपने आप ही यहाँ पे 2,36,000, 2 लाख के ऊपर 36,000 का आईजीएसटी कैलकुलेट कर दिया। अब आप लोगों का क्वेश्चन एक और हो सकता है कि मैम हमारे पास 2-3 तरीके की गुड्स है, 2-3 तरीके की कैसे, एक 2 लाख का हमने सेल किया जिसके ऊपर 36,000 का जीएसटी था, बट साथ ही साथ हमने ऐसे भी गुड्स सेल की है 50,000 की जिसके ऊपर 5% के रेट से जीएसटी था। कुछ एक गुड्स ऐसी भी थी जिसके ऊपर 40,000 की जिसके ऊपर 12% के रेट से आईटीसी था। तो अब क्या हम इनको एक साथ दिखा सकते हैं? हाँ, एक बिल में अलग अलग रेट की आइटम्स हो सकती हैं। अगर एक बिल के अंदर अलग अलग रेट के आइटम्स हैं तो आप रेट वाइज उनको मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है, उनके जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनका टोटल करके इनवॉइस वैल्यू जो है वो शो कर देनी है। जैसे इनका टोटल आ रहा है 33,33,00, तो टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस वैल्यू का। इनवॉइस वैल्यू देखो टैक्सेबल वैल्यू प्लस में जीएसटी, यही होता है। यहाँ से आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, और अगर अदर बिल है इस पार्टी की तो वो आप एंटर करो, अदरवाइज बैक के बटन पे फिर आप लोग क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही बैक करके आप लोग अपनी इस टेबल पे वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक करके आ रहे हैं कि दोनों के दोनों बिल्स प्रोसेस हो गए। अगर कुछ भी बिल प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ पे एक रेड मार्क आ जाता कि आपका एक बिल तो प्रोसेस हो गया लेकिन एक बिल प्रोसेस नहीं हुआ। जब दोनों बिल प्रोसेस हो जाएंगे तो वो इस तरीके से टिक कर देगा। देखो यहाँ पे अब जब कर्सर लेके आओगे तो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस
रिकॉर्ड्स। यहां तक समझ में आ गया। ये आपकी फाइलिंग थी टेबल नंबर 4 की। अगर कोई भी B2B बिल है तो यहाँ पे दिखाओगे। अब अगर आप देखो SEZ के बिल्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हम एडवांस्ड कोर्स में उसको मैं अलग से लेकर के चलूंगी कि SEZ की फाइलिंग कैसे करनी है। नॉर्मल आप इसमें B2B के जो बिल दिखाते हो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। SEZ की मैं अलग से वीडियो आप लोगों को जरूर दूंगी, बट पहले एक बार बेसिक टू एडवांस जो मैं ये कोर्स करवा रही हूँ इसको आप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट हम करेंगे B2C लार्ज इनवॉइसेस। अब देखो B2C जब आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ एक तो टेबल नंबर 5 है, दूसरा B2C के लिए टेबल नंबर 7 है। 2 टेबल्स हैं यहाँ पे। कितनी टेबल्स हैं यहाँ पे? 2 टेबल्स हैं। एक तो है B2C यानी रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। देखो GSTR1 जाएगी तो रजिस्टर्ड से ही, तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, दोनों ही टेबल्स में, 5 में भी और 7 में भी। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना। जब हम बात कर रहे हैं B2C की और 2 टेबल्स दे रखी है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट और रॉन्ग। अब देखो मैंने आपको बोला कि इन दोनों टेबल्स में डिफरेंस क्या है। जब आप कर्सर रखोगे ना यहाँ पे टेबल नंबर 5 पे, जब आप टेबल नंबर 5 पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ो। अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तो हम सप्लाई किसको कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लाई किसको कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। दूसरा प्लस साथ ही साथ पीओएस क्या है, अदर स्टेट है। पीओएस क्या है, आपका जहां आप लोकेटेड हो वो स्टेट नहीं है, पीओएस क्या है, अदर स्टेट है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख। इनवॉइस वैल्यू क्या है, 1 लाख से ज्यादा है, प्लस में इनवॉइस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट वन कंडीशन दैट यू आर सप्लाइंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो तो वैसे भी समझ में आ रहा है, B2C लिखा हुआ था। एक तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, पीओएस सेम स्टेट में नहीं है, अदर स्टेट में है। फिर से बता रही हूँ, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में नहीं है, अदर स्टेट में है, और इनवॉइस वैल्यू क्या है, 1 लाख से बड़ी है। तीनों कंडीशन जब पूरी हो जाए ना तो सप्लाई को इस टेबल में दिखा देना। यानी कि अगर आपका क्लाइंट हरियाणा का है, सप्लायर हरियाणा का है और हरियाणा में माल बेच रहा है, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर शो नहीं करना। राइट, अगर आपका सप्लायर हरियाणा टू दिल्ली में माल सप्लाई कर रहा है, ओके, एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो चेक करो इनवॉइस वैल्यू कितनी है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टैक्सेबल वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनवॉइस वैल्यू। जैसे कि 1 लाख के ऊपर 18,000 का टैक्स लगा था, इनवॉइस वैल्यू कितनी निकल करके आई थी, 1,18,000। तो उस 1,18,000 को कंपेयर करना है आप लोगों ने। यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू की बात हो रही है, क्या इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है? नहीं, हमारा तो जो टैक्सेबल वैल्यू है जी वो तो 50,000 है, और GST हमारा कितना निकल करके आया, 9,000। कितने की वैल्यू हो गई, 59,000 की। तो वैल्यू क्या है, लेस है, किससे, 1 लाख से। तो यहाँ पे दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, क्योंकि 2 कंडीशन पूरी है लेकिन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बट यहीं पे अगर बिल हमारे पास कितने का होता, बिल होता, टैक्सेबल वैल्यू होती 1 लाख की, GST लग जाता आपके पास कितना, 18,000, इनवॉइस वैल्यू कितनी बन जाती है, 1,18,000। फर्स्ट कंडीशन अनरजिस्टर्ड पर्सन सक्सेसफुल, सेकंड कंडीशन सेम स्टेट में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल। थर्ड कंडीशन 1 लाख से ऊपर का बिल हो, 1 लाख से ऊपर की इनवॉइस वैल्यू हो, सक्सेसफुल। कहाँ पे दिखाओगे इसको, यहाँ पे दिखाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर भूल जाओ तो कर्सर यहाँ पे ब्लू वाले एरिया में रख के देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बिल कहाँ जाएगा। सेम स्टेट में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। 3 कंडीशन फुलफिल है तो हम लोग चूज करेंगे टेबल नंबर 5 को। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सभी को? नाउ मूव टू द टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 6 से नहीं करवाओगे मैम? करवाऊंगी भाई, फिलहाल these 2 tables are connected with each other। ये जो 2 टेबल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब पढ़ो एक बार टेबल नंबर 7 को। टैक्सेबल सप्लाईज, ये नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, इसको मैं डेबिट क्रेडिट नोट्स के साथ समझाऊंगी, इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ, इस लाइन को मत पढ़ना, प्लीज इग्नोर दिस लाइन, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसको मैं बाद में समझाऊंगी आप लोगों को।
यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट्स के साथ लूंगी मैं इसको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन 5 टेबल नंबर 5। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाई किसको हुई है, टैक्सेबल सप्लाई हुई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अदर देन जो कि टेबल नंबर 5 में कवर हो गए। यानी कि यहाँ पे दो ही कंडीशन है, एक तो पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दूसरा जो बच गए टेबल नंबर 5 से अदर देन टेबल नंबर 5। ये कह रहा है ठीक है भैया, जो टेबल नंबर 5 में नहीं आ रहे वो बचे खुटे मेरे यहाँ पे आके अनरजिस्टर्ड की सेल को शो कर दो। जिसको टेबल नंबर 5 ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तुम्हें शरण दे रहा हूं, मेरे यहाँ पे आकर के अपनी फाइलिंग कर दो, अपनी सप्लाई शो कर दो। बात समझ आई? यानी देखो फिर से मैं एक बार बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूं ताकि आप लोगों को सारी क्लैरिटी आ जाए। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 7, ओहो, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 7 जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, तो हमने डिफरेंस क्या देखा कि टेबल नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है, प्लस में किसी अदर स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहा है, प्लस में 1 लाख से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू है, तो बिल यहाँ पे B2C का जाएगा। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये जो दोनों कंडीशंस है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, अदर स्टेट वाली या फिर इनवॉइस वैल्यू वाली, तो आपने बिल को यहां शो कर देना है। यानी अगर हरियाणा टू हरियाणा का बिल है यहां पे आ जाएगा, अगर 1 लाख से कम सप्लाई का बिल है तो यहां पे आ जाएगा। वो बिल्स आपको टेबल नंबर 7 के अंदर शो करने हैं। तो ये दोनों जो टेबल्स हैं उनके अंदर डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि टेबल नंबर 5 क्या है और टेबल नंबर 7 क्या है। राइट एवरीवन, अब चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से टेबल नंबर 5 एंटर करनी है, किस तरीके से टेबल नंबर 7 एंटर करनी है। तो ये हम लोग आ गए हैं अपनी जीएसटी टेबल पे, जीएसटी रिटर्न वाले विंडो में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो B2C लार्ज इनवॉइस, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो ना, देखो ऊपर लिखा हुआ जाता है कि यहाँ कौन से बिल जाएंगे, भूल जाओ तो देख लेना। आगे देखो यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस रखे लिखे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है टेबल नंबर 5 पे। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आपके पास ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, POS सिलेक्ट करना है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। आपने दिल्ली में सप्लाई किया, गोवा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। अब हरियाणा का मैडम ऑप्शन तो आ रहा है, देखो हरियाणा का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हरियाणा के ऊपर ये क्लिक करेगा नहीं, ये लॉक्ड है। जो ये हरियाणा आपको दिख रहा है ये लॉक्ड है, क्योंकि मेरा एसएससी भी हरियाणा का है, तो हरियाणा टू हरियाणा तो इस टेबल नंबर 5 में आती नहीं है। देखो ये लॉक्ड है, अपने किसी भी क्लाइंट का डाटा खोल के देख लेना, ये यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा। राइट एवरीवन, मैंने यहाँ पे डायली लिख दिया। अब जीएसटी नंबर कहाँ पे लेगा, जल्दी बताओ, जीएसटी नंबर कहाँ पे लेगा, लेगा ही नहीं। जीएसटी नंबर तो B2C की सप्लाई है, B2B में लिया था ना टेबल नंबर 4 में जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे थोड़ी ना लेगा जीएसटी नंबर, ये तो B2C की सप्लाई है। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है, इनवॉइस की डेट यहाँ पे आ जाएगी, इनवॉइस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जैसे हमने B2B में डाली थी, यहाँ आप लोग टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। जैसे कुछ भी आप यहाँ पे बिल की वैल्यू डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देती हूँ XYZ30। मैं रेंडमली आप लोगों को फाइल करना बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये डाला है। 12 तारीख हमने डाल दी। इनवॉइस वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी 313600। 12% की हमारी गुड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने टैक्सेबल वैल्यू डाल दी 2,80,000। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली IGST ही आएगा, क्योंकि विद इन स्टेट तो अलाउड ही नहीं है ना कि हम टेबल नंबर 5 को फाइल कर सके। क्लियर हो गया सभी को? आपको यहाँ से आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप एग्जिट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा कि वो जो बिल था आपका वो प्रोसेस्ड हो चुका है। यहाँ आपने ऐसा नहीं है कि बिल वाइज चलना है, आपको स्टेट वाइज चलना है। एक सिंगल स्टेट में जो टर्नओवर है वो आपको वहां पे कंसोलिडेट करके दिखा देना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया B2C अदर्स। जो बिल है, बिल आपको यहाँ पे बिल वाइज आपने यहाँ पे दिखाना है, लेकिन यहाँ सॉरी मैंने एक थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ नहीं दिखाना। B2C लार्ज में आपका जो बिल्स आएंगे वो सेपरेट बिल आएंगे और बिल नंबर भी आपको शो करने हैं। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जो कंसोलिडेट बिल है वो हम दिखाएंगे B2C अदर्स में। ठीक है, B2C अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे हम लोग ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो इस टेबल के अंदर ना आपसे कुछ नहीं पूछ रहा कि आपका बिल नंबर क्या है,
क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसोलिडेट जो डाटा है वो प्रोवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ हरियाणा के ऊपर भी क्लिक करेगा, क्योंकि हरियाणा टू हरियाणा में यहाँ पे सप्लाई दिखा सकती हूँ, और अदर सभी में क्लिक करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने गुजरात की सप्लाई की, तो गुजरात के अंदर आपने टोटल जितनी सप्लाई की XYZ किसी भी पर्सन को दी हो, डजेंट मैटर, आपने जितनी सप्लाई की है वो यहाँ पे डाल दो। जैसे आपने 5 लाख जो है 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो यहाँ पे हमने 5 लाख पे यहाँ क्लिक कर दो, ये गलती से हो गया, अरे ठीक है। 5 लाख हमने यहाँ टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर दी। यहाँ पे आपको रेट एंटर करना है, कितना, 18%। ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे ऑटोमेटिकली IGST क्यों आया, क्योंकि मैंने गुजरात सिलेक्ट किया था। यहीं पे मैं हरियाणा सिलेक्ट कर दूं तो देखो 2 कॉलम आ गए, CGST और SGST के। यहीं पे मैं दादरा नगर हवेली कर दूं तो यहाँ पे IGST आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप POS कहाँ का दिखा रहे हो। हरियाणा टू हरियाणा दिखा रहे हो तो CGST SGST आ जाएगा। हरियाणा टू अदर सिटी में, अदर स्टेट में दिखा रहे हो तो IGST आ जाएगा। राइट एवरीवन, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी POS को लेकर CGST SGST IGST को लेकर के कोई इशू आ रहे हैं। तो ये तीनों टेबल्स आप लोगों को समझ में आ गई गाइस। इसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझे बताओ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। अगर कोई भी आप सप्लाई कर रहे हो और वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के बाहर आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, राइट। आपने गुड्स या फिर सर्विसेज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट की, तो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो है यहाँ पे आपको फिल करने हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये आ जाएगा। इधर से आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे, ये आपके पास टेबल जो है ये ओपन हो जाएगी। इस टेबल में सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालना है, जिस पोर्ट से आप गुड सप्लाई कर रहे हो। देखो, अगर गुड सप्लाई कर रहे हो तो पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर, ठीक है, ये आपको डालना है। वहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसके ऊपर शिपिंग बिल नंबर लिखा हुआ होता है। इनवॉइस वैल्यू आप एंटर करेंगे। बट यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ आपके पास देखो, ये जब एक क्लिक करोगे ना, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स का या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का। अब आप सोचोगे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब नील रेटेड सप्लाई, नहीं, नील रेटेड नहीं है, नील रेटेड नहीं है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझो। देखो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एक सेकेंड, आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट ने उसे 2 ऑप्शन दिए हैं। गवर्नमेंट ने उसको 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है आप लोग एक काम करो। देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करूं। गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को हम क्या करें, प्रमोट करें। इसको प्रमोट करने के चक्कर में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इसके ऊपर GST जो है, GST हम आपको वापिस दे देंगे। गवर्नमेंट कहती है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हम आपके ऊपर GST नहीं लगाएंगे, GST की इंप्लीकेशंस हटा देंगे आपके ऊपर से। गवर्नमेंट ये बोलती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट सप्लायर को क्या बोलती है, ये है हमारा सप्लायर। गवर्नमेंट इसको क्या कहती है कि आप एक काम करो, अपनी R1 फाइल करो, अपनी R1 फाइल करो। जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट की उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की R1 दी और उसके ऊपर 60,000 का आपका टैक्स है, GST कितना है, 60,000। वो कह रही है कि 60,000 आप पे कर दो गवर्नमेंट को, ठीक है, यहीं से हम लोग पे कर देते। गवर्नमेंट क्या कह रही है, 60,000 आप एक बार मुझे पे कर दो, ये 60,000 मुझे दे दो, बाद में आप 3B के अंदर ये पे कर देना और मुझे दे देना पैसा, बाद में मैं ये आपको रिफंड कर दूंगा। बाद में आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाना, मैं आपको ये पैसा रिफंड कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई। गवर्नमेंट के लिए एक बार तो मुझे टैक्स दे दो। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपका बिल्कुल आदर मान करता हूं, मैं आपको ये पैसा कल को वापस दे दूंगा। एक बार तो आप अपनी R1 में सप्लाई दिखाओ, 3B के अंदर टैक्स पे कर दो, और बाद में मैं क्या करूंगा, ये पैसा आपको रिफंड कर दूंगा, बाइज्जत रिफंड करूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऑप्शन 2 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 में गवर्नमेंट कहती है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जिसको मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स हैं वो लोग ऑप्ट करते हैं। ये कहती है गवर्नमेंट कि आप एक काम करो, आप एक LUT फाइल करो। LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग।
जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई होती है, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ठीक है। आप एक काम करें, आप एलयूटी फाइल करें। एलयूटी अगर आपने फाइल कर दी तो आप एक काम करना, जब आप अपनी R1 दिखाते ना तो वहां सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की वैल्यू दिखाना। यहाँ पे जीएसटी कुछ भी मत दिखाना, जीरो दिखा देना, और इनवॉइस वैल्यू भी आपकी सेम रह जाएगी। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ना तो मैंने आपसे कुछ लिया, ना मैंने आपको कुछ दिया, ना तो मैं कुछ लूंगा ना मैं कुछ दूंगा, सारी प्रोसेस ही खत्म होगी। बशर्ते आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, दैट इज एलयूटी, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। मेरी बात समझ में आ गई? आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए सरकार ने, पहले तो आप मुझे जीएसटी पे कर दो, पहले तो आप मुझे जीएसटी पे कर दो, कल को मैं आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे लोग रहते हैं इंडिया में, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करें, ताकि बाहर की कंट्री का पैसा इंडिया में आए। सरकार चाहती है कि फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए, तो फॉरेन करेंसी को इंडिया लाने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2 ऑप्शन दिए। फर्स्ट वन कि आप पहले पेमेंट कर दो, पहले तो जीएसटी की पेमेंट कर दो। यहां से हमने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें ये पैसा रिफंड कर देगी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और भी अच्छा ऑप्शन दिया, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन किस इम्प्लाइड क्या कर रहे हैं इस ऑप्शन को। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप लोग एक काम करो, एलयूटी फाइल कर दो, एलयूटी फाइल करने के बाद मुझे कुछ मत देना और मैं तुम्हारे को कुछ नहीं वापस करूंगा, सीधा सीधा टैक्सेबल वैल्यू दिखाना। इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, जहां कोई भी टैक्स पे नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कि हमने टैक्स की पेमेंट ही नहीं की, ना तो हम तुझे कुछ देंगे गवर्नमेंट, ना तुझसे कुछ लेंगे, ठीक है, बात बराबर है। इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 1 को हम बोलते हैं विद टैक्स। ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, विद टैक्स, कि अभी हम विद टैक्स पे आपको पे कर रहे हैं, बाद में आपसे रिफंड ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी और आपकी तो घर की बात है। इस ऑप्शन को क्या बोलोगे, विद टैक्स। तो एक्सपोर्ट के आपको समझ में आ गया, 2 ऑप्शन है, एक तो आप विद टैक्स और दूसरा विदाउट टैक्स जीएसटी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपने कौन सा ऑप्ट किया है। एलयूटी फाइल कर देना अपने क्लाइंट की आंख बंद करके, 5 मिनट का प्रोसेस है, और आपका क्लाइंट पूरे साल के लिए फ्री, अगले साल दोबारा पे कर देना, अगले साल दोबारा से फिर से एलयूटी अप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे जब आप आओगे, यहाँ पे आपने इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस नंबर एंटर कर देना, या इनवॉइस डेट, और यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू। अब यहाँ पे जीएसटी पेमेंट, जब आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स पे जाओगे तो आपने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है। यहाँ आपने 5 लाख रुपए एंटर कर दी, तो देखो टैक्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली टैक्स आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने बोला मैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करूंगा, भाई बाद में सरकार से रिफंड ले लूंगा, तो यहाँ टैक्स जाएगा। बट अगर मैं इसको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दूंगी, तो देखो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे टैक्स में कुछ भी नहीं आया, जीरो। ऑटोमेटिकली टैक्स उठा लेता है ना, कहाँ उठाएगा, विद पेमेंट ऑफ टैक्स में। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में कुछ भी एंटर कर दो, कुछ नहीं उठाएगा। यहाँ पे मैंने कर दिए विद पेमेंट ऑफ टैक्स में, देखो टैक्स उठा रहा है, लेकिन विदाउट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स में टैक्स नहीं उठाता, क्योंकि वहां पे ना हम सरकार को पैसा देंगे, ना सरकार से पैसा लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर एवरीवन? अब देखिए आज के पार्ट्स में हमने टेबल नंबर 4, 5, 6, ए और 7 ये सब की सब हमने कवर कर ली है। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल के पार्ट में हम जो नेक्स्ट फॉलो करेंगे, जीएसटीआर1 किस तरीके से फाइल करनी है। गाइस बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को सिखा रही हूँ, जीएसटीआर रिटर्न फाइल करना, जीएसटीआर1 फाइल करना यहाँ पे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो अगर मैं इतना कर रही हूँ तो एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों की तरफ से भी बनता है, नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर देना, ताकि वीडियो की जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सिर्फ इतना मोटिवेशन मैं आप लोगों से मांग रही हूँ। सेकेंड थिंग, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी डाउट्स है, मैं आप लोगों के डाउट्स जरूर लूंगी। देखोगे अगर आप, तो मैं ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेरीज आती है मैं उन सबका जवाब देने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कोई नई वीडियोस आप लोगों को देनी चाहिए, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको जिन टॉपिक्स पे दिक्कत है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, टीडीएस के अंदर, मैं उसकी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। थैंक यू।